बट ये ब्रोंकियल अस्थमा क्या है? जो सांस की नली है इनमें सिकुड़न की वजह से होती है। ये एक तरह की हेट्रोजीनस डिजीज है और ये ब्रोंकियल अस्थमा है वो एलर्जी की वजह से ही होती है, तो ऐसा नहीं है। बट क्या हम लोग अस्थमा को पोल्यूशन से भी कनेक्ट कर सकते हैं? अभी हम लोग देख रहे हैं कि ठीक है, आउटडोर पोल्यूशन में जैसे हमने बात की, रोड ट्रैफिक जो पोल्यूशन है वो है, इसके अलावा एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, तो वो ऐसी जगहों पर जाने से बचें। किसी बंद कमरे में मॉस्किटो को ही 8 घंटे तक जलाते हैं तो वो इक्विवेलेंट है 100 सिगरेट्स के। तो इसको हम लोग डायग्नोस कैसे करें कि ये अस्थमा है कि कुछ और है? तो वो वहाँ पर मास्क पहन के काम करें या फिर पानी का एक बार स्पार्कल हम कर सकते हैं। अस्थमा है किसी को, उसको मैनेज कैसे करना है? आप क्या सजेस्ट करते हैं और क्या क्या जानकारियाँ पेशेंट और उनके अटेंडेंट को होनी चाहिए? कई बार हम पेशेंट्स को सब चीज़ें सिखाते हैं, सब चीज़ें बताते हैं, उनको कई बार लिख के भी देते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो फॉलो नहीं करते। तो बाहर निकलते अपने रिलेटिव से बात करेंगे तो वो उनको अलग एडवाइस देते हैं। उन्होंने कह दिया कि आपको इनहेलर नहीं लेना, आपको ये दवाइयाँ नहीं लेनी, आपको अस्थमा है ही नहीं, अपने घर में किसी को नहीं था, आपको कैसे हो गया? तो बच्चों में आपका क्या मानना है कि पहले तो बच्चों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि उसको अस्थमा है कि नहीं है। अब बच्चा कैसे रिएक्ट करता है तो फैमिली या उसके पेरेंट्स को क्या करना है? और किसी बच्चों को खांसी काफ़ी लंबे टाइम से है, उसको कितने दिन से खांसी है और किस तरह की खांसी हो रही है, उसको रात को ज़्यादा खांसी है, दिन में ज़्यादा हो रही है, या फिर जब भी उसकी खांसी कंट्रोल हुई उसके बीच में और दोबारा खांसी हो रही, इसके बीच में उसका बिहेवियर कैसा चल रहा है, बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, वो खेल रहा है, नहीं खेल रहा, बहुत ज़्यादा डल हो रहा है, खाना पीना बिल्कुल उसने बंद कर रखा है, इस तरह के सिम्टम्स बहुत ज़रूरी है। खांस रहा है तो उसके साथ कोई आवाज़ तो महसूस नहीं हो रही पेरेंट्स को, साथ में बच्चा अचानक रो रहा है, रोते रोते सांस में दिक्कत तो नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा हंस रहा है तब उसको सांस में दिक्कत तो नहीं आ रही। तो अस्थमा बच्चों में ना हो उसके लिए कोई ऐसे प्रिकॉशंस, ऐसे सुझाव आप देना चाहें? जो बहुत ही कम चीज़ें ऐसी है जिनको हम फॉलो करें जिससे कि अस्थमा को होने से ही रोक सकते हैं। इसमें एक इनहेल की बात हुई कि इनहेलर्स अगर लिया तो वो जिंदगी भर चलेगा। इसमें फैक्ट्स क्या है मतलब? नमस्कार, ग्रीटिंग्स, मैं नितेश तिवारी, इटर्नल हॉस्पिटल सांगानेर से हम लोग बात कर रहे हैं और मेरे साथ में हैं डॉक्टर रोहन तांबी। डॉक्टर रोहन तांबी ने अपना MBBS JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर से किया है और उन्होंने अपना MD पल्मोलॉजी SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से ही किया है। और आज हम लोग डॉक्टर रोहन के साथ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है ब्रोंकियल अस्थमा। तो जब ब्रोंकियल अस्थमा की सर हम लोग बात करते हैं तो इसका ग्लोबल बर्डन भी मैंने अभी देखा थोड़ी देर पहले गूगल पे, 300 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है अस्थमा से पीड़ित हैं। और अगर इंडिया की हम लोग बात करें तो मतलब 34 मिलियन पीपल, जो कि टोटल पॉपुलेशन जो अक्रॉस ग्लोब है उसका 13% अप्रोक्स है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिस पर अपन बात करने वाले हैं। बट ये ब्रोंकियल अस्थमा क्या है, मतलब कैसे हम लोग इसको देखते हैं? देखिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम आज बात कर रहे हैं ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में। जैसा अभी सर ने बताया, ब्रोंकियल अस्थमा बेसिकली एक बीमारी है जो कि फेफड़े की जो नलियाँ होती है, जो सांस की नली है, इनमें सिकुड़न की वजह से होती है। ये एक तरह की हेट्रोजीनस डिजीज है और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इसमें एयरवे का रहता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का मतलब ये बीमारी हमेशा सांस के रास्ते में बनी रहती है, प्लस हेट्रोजीनस का मतलब ये कि इसके सिम्टम्स जो हैं वो टाइम के साथ और इंटेंसिटी के साथ वेरी करते हैं। कई बार किसी में सिम्टम्स सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा होते हैं, सर्दियों का मौसम चला जाता है या किसी भी एलर्जन का कांटेक्ट होता है तब सिम्टम ज़्यादा रहेंगे, उसके अलावा सिम्टम्स इसके कम रहेंगे। और साथ में वेरिएबल एयर फ्लो लिमिटेशन, ये एक वर्ड है जो हमें इस बीमारी के साथ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेरिएबल लिमिटेशन का मतलब हमेशा ये होता है कि जो सांस की नली में सिकुड़न है ये हमेशा किसी भी मरीज के साथ बनी हुई नहीं रहती है। जब हम दवाई देंगे या उसका उपचार करेंगे तो ये ठीक हो जाती है। लेटर ऑन धीरे धीरे हो सकता है कि कुछ लोगों में ये परसिस्टेंट कैरी करती है वाली बीमारी। अच्छा, इसके साथ हम बात करते हैं कि ब्रोंकियल अस्थमा है जो कि जनरली एयरवे की हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस की वजह से बहुत ज़्यादा होती है। जैसा कि आम लोगों में धारणा है कि ब्रोंकियल अस्थमा है वो एलर्जी की वजह से ही होती है, तो ऐसा नहीं है। ब्रोंकियल अस्थमा के अलग अलग टाइप्स हैं, उसमें एलर्जिक अस्थमा एक बहुत मोस्ट कॉमन टाइप है। उसके अलावा नॉन एलर्जिक अस्थमा भी होता है, एक कफ वेरिएंट अस्थमा भी होता है, और साथ में अडल्ट ऑनसेट अस्थमा भी होता है, एक ऑक्यूपेशनल अस्थमा भी होता है,
एक अस्थमा विद ओबेसिटी भी होता है। तो ये सब भी अलग अलग टाइप का अस्थमा है जो कि हमें ओपीडी में या रूटीन प्रैक्टिस में देखने को मिलता है। अभी सर हम लोग, आपने ये चीज़ बताई बहुत अच्छी, बट क्या हम लोग अस्थमा को पोल्यूशन से भी कनेक्ट कर सकते हैं? अभी हम लोग देख रहे हैं कि जयपुर की भी हम बात करें तो पोल्यूशन काफ़ी बढ़ रहा है, तो अस्थमा और पोल्यूशन इसमें कैसे रिलेशन है? देखिए, अस्थमा है वो एक तरह का जो अभी मैंने सबसे पहले बताया कि अस्थमा का एक प्रमुख कारण है एलर्जी। किसी तरह के धुएं से एलर्जी हो सकती है या फिर पोल्यूशन से रिलेटेड एलर्जी हो सकती है। पोल्यूशन एक ब्रॉड टर्म है, इसको हम डिवाइड करेंगे आउटडोर और इंडोर पोल्यूशन के अंदर। आउटडोर पोल्यूशन जैसा कि हम रोड्स पे देखते हैं या फिर इंडस्ट्रीज़ में देखते हैं, या फिर अगर कोई फार्मिंग का काम करता है, कोई माइनिंग का काम कर रहा हो, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में हो, इस तरह का पोल्यूशन होगा। इंडोर पोल्यूशन होता है जैसे डस्ट माइट्स होते हैं, मॉस्किटो कॉइल्स हम जलाते हैं, अगरबत्ती का हम यूज़ करते हैं। दोनों ही अस्थमा के सिम्टम्स को बढ़ा सकते हैं कभी भी, और साथ में दोनों ही का हम बचाव अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर बाहर पोल्यूशन है या अंदर पोल्यूशन है तो दोनों का जो है बचाव वो अलग अलग तरीके से होता है। तो थोड़ा सा हम लोग बचाव पे भी बात कर लेते हैं। अब चूँकि अस्थमा को हम लोग पोल्यूशन से अभी कनेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो अगर हम लोग आउटडोर में जा रहे हैं और बाहर पोल्यूशन है तो हमको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? अगर हम लोग इन हाउस हैं और अगर अंदर हैं फिर भी हमारे को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो हमको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? ठीक है, आउटडोर पोल्यूशन में जैसे हमने बात की, रोड ट्रैफिक जो पोल्यूशन है वो है, इसके अलावा एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है। तो उसके लिए सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है कि उसको इस तरह के कोई इरिटेंट है, उससे उसको सिम्टम्स एग्रेवेट होते हैं, तो वो ऐसी जगहों पर जाने से बचे, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे नहीं जाए। और साथ में जो भी एग्रीकल्चर या फार्मिंग में है या माइनिंग्स में है वो पीपीई पहने, प्रॉपर फेस मास्क का यूज़ करें, जिससे कि उनको किसी भी तरह का एक्सपोजर से बच पाएँ वो। साथ में हम बात करें इंडोर पोल्यूशन की, तो अगरबत्ती हम जलाते हैं, मॉस्किटो कॉइल्स हम जलाते हैं, तो उसके लिए हम करें कि प्रॉपर वेंटिलेशन घर पर मेंटेन करें अगर हम ये यूज़ कर रहे हैं तो। एक अपन बात करें मॉस्किटो कोई की, जो मॉस्किटो कोई जलाते हैं, तो अगर हम किसी बंद कमरे में मॉस्किटो कोई 8 घंटे तक जलाते हैं तो वो इक्विवेलेंट है 100 सिगरेट्स के। बहुत तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम ऐसी चीज़ों का उपयोग करें घर पे तो प्रॉपर वेंटिलेशन मेंटेन्ड हो, घर के दरवाजे या खिड़की खोल के रखें हम। दूसरा है और एक सबसे मेन जो इंडोर एयर पोल्यूशन है डस्ट माइट्स का, जो कि विजिबली हम नेकेड आई से देखें हैं तो बहुत ढंग से वो दिखते नहीं है, और ये काफ़ी प्रमुख कारण है अस्थमा के सिम्टम्स का एग्रीवेट करने का, जो कि रूटीन में हम प्रैक्टिस में देखते हैं कई बार कि जब भी दिवाली का मौसम आता है जी, या घर में सफाई करते हैं हम लोग, तब हमें इस तरह के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ, ये देखने को मिला है कि जब भी कुछ दीपावली जैसे आपने बोला या कुछ हमने घर पे साफ़ सफाई की तो उस समय ऐसा लग रहा है कि यार कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन हमको कई बार ऐसा कन्फ्यूज़न होता है कि ये अस्थमा है, क्योंकि देखिए बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जहाँ पे सांस लेने में तकलीफ होती है, जिसमें हार्ट अटैक भी है, अस्थमा भी, और भी कई बीमारियां। तो इसको हम लोग डायग्नोज कैसे करें कि ये अस्थमा है कि कुछ और है? देखिए, सबसे पहले अपन बात करें कि जो इंडोर पोल्यूशन को हम कंटिन्यू करते हैं अभी, कि डस्ट माइट से हम कैसे बच सकते हैं। तो डस्ट माइट से बचने के लिए अगर किसी कमरे में हम साफ़ सफाई कर रहे हैं और जो भी साफ़ सफाई कर रहा है उसको ये पता है कि उसको डस्ट माइट से एलर्जी है, तो वो वहाँ पर मास्क पहन के काम करें, या फिर पानी का एक बार स्पार्कल हम कर सकते हैं, जिससे कि डस्ट वो हवा में बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहे। बहुत ज़्यादा चीज़ें हम कमरे में इकट्ठा नहीं होने दें। बच्चों के खिलौने हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से वॉश करके, या उनकी बेडशीट्स है, उनके जो कपड़े हैं वो रेगुलर हम धूप में रखें, जिससे कि डस्ट माइट बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो। जी सर। फिर हम बात करें कि इसके सिम्टम्स जो होते हैं अस्थमा के, वो बेसिकली सांस का फूलना, खांसी का आना बार बार, या फिर छाती में जकड़न का महसूस होना, जो कि कई बार ठंड के मौसम में हम देखते हैं कि हार्ट अटैक के साथ भी इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। सिंपल वायरल इन्फेक्शन होगा उसके साथ भी इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की, तो जब हम उसके लिए अगर ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो हम अपने चिकित्सक से संपर्क करें। सबसे मेन इसका डायग्नोसिस होता है हमारा हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन से। पेशेंट आएगा, हम उसके सिम्टम्स ऑब्जर्व करते हैं, एक बार उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं। कुछ लोगों को फैमिली हिस्ट्री होती है, उनके पेरेंट्स को इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, वो एक पॉजिटिव साइन है इसमें कि आपको भी अस्थमा हो सकता है। उसके अलावा हॉस्पिटल्स में स्पायरोमेट्री की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, जिसमें कि हम जो
एयर फ्लो है उसको मेज़र कर सकते हैं और उसका रेस्पॉन्स देख सकते हैं कि अगर हम ब्रोंकोडाइलेटर या कुछ भी दवाई ऐसी देते हैं जिससे वो सिकुड़न ख़त्म होती है उसके बाद कैसा रेस्पॉन्स रहता है। इसके अलावा भी कुछ एक टेस्ट है जो अस्पताल में, जैसे पीक एक्सपायरेटरी फ्लोमीटर है, इसके अलावा फ्रैक्शनल एक्सलेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड है। ये कुछ टेस्ट हैं जो अस्पताल में ईजीली अवेलेबल हैं और जिनसे हम अस्थमा और अन्य बीमारियों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो अस्थमा का डिग्नोस हो गया, लेकिन अब अस्थमा है किसी को, उसको मैनेज कैसे करना है? मतलब फर्दर उसको और डिटोरिएट ना हो, उसके लिए उसको क्या करना है? देखिए, अस्थमा मैनेजमेंट बेसिकली जैसा कि हमने शुरू में बात की कि अस्थमा एक क्रॉनिक बीमारी है। क्रॉनिक का मतलब ये लंबे टाइम तक बनी रहती है, तो इसके मैनेजमेंट में जितना हाथ एक चिकित्सक का है उतना ही हाथ एक पेशेंट का, और साथ में अगर कोई छोटा बच्चा है तो जो भी केयर गिवर उनके साथ हैं उन दोनों का है। दोनों की पार्टनरशिप के साथ ही हम अस्थमा को कंट्रोल कर सकते हैं और इसके सिम्टम्स को दूर कर सकते हैं। अगर हम बात करें अस्थमा मैनेजमेंट की, तो इसमें दो चीज़ें सबसे मेन है। नंबर 1 इज सिम्टम कंट्रोल एंड सेकंड इज रिस्क रिडक्शन। तो सिम्टम्स कंट्रोल के लिए जब भी हम अस्पताल में आते हैं, हम लोग एक बार पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं और 3 पॉइंट्स के अंदर उनको सबसे पहले जज करते हैं। नंबर 1 इज असेसमेंट, नंबर 2 इज एडजस्टमेंट एंड नंबर 3 इज रिव्यू रेस्पॉन्स। असेसमेंट के अंदर हम पेशेंट के प्रॉपर सिम्टम्स को एग्जामिन करते हैं, पेशेंट जिस भी तरह की हिस्ट्री दे रहा है और साथ में उसकी पास्ट हिस्ट्री कैसी है उसको कोरिलेट करते हैं। साथ में अगर कोई पेशेंट पहले से अस्थमा डायग्नोस्ड है तो वो किस तरीके से इनहेलर यूज़ कर रहा है, कि क्या उसकी टेक्निक है, क्या उसकी फ्रिक्वेंसी है, वो सब चीज़ देखते हैं। साथ में और किसी तरह की कॉमॉर्बिडिटी, अस्थमा के साथ किसी को डायबिटीज़ है, किसी को गैस्ट्रिक इश्यूज हैं, किसी को कार्डियक इश्यूज हैं, किसी को किसी तरह की मेंटल इलनेस को कोई प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें असेस की जाती है। उसके बाद हम जाते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। जब ये सब चीज़ें हम देख लेते हैं उसके बाद हम जो उसकी रूटीन लाइफ है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करके अगर हमें उसकी डोज एडजस्ट करनी है दवाइयों की या उसकी टेक्निक इम्प्रूव करनी है, उन चीज़ों के ऊपर जाते हैं। फिर बाद में हम बात करते हैं कुछ एक रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि हम मॉडिफाई कर सकते हैं। राइट। अगर पेशेंट आता है हमारे पास, उसकी स्मोकिंग की हिस्ट्री है तो हम उसको स्मोकिंग सजेशन की एडवाइस देते हैं। किसी को ऑक्यूपेशनल अस्थमा है तो हम उनको प्रॉपर पीपी या फेस मास्क के साथ वहाँ पर काम करने के लिए कहते हैं। किसी को अगर मेंटल इश्यूज़ हैं, कार्डियक हिस्ट्री है, तो उनको प्रॉपर उसी तरह की दवाइयाँ कुछ एडजस्ट करके दी जाती है जिससे उनके सिम्टम्स कंट्रोल हो। और इसके बाद आता है रिव्यू रेस्पॉन्स। जब हम ये दवाइयाँ दे के पेशेंट को घर भेजते हैं तो उसके बाद दोबारा उनको रिव्यू के लिए बुलाते हैं कुछ टाइम के लिए। तो इसमें भी ऐसा रहता है, अगर किसी को एक्जाजर्बेशन हुआ है रिसेंट में तो उसको हम वीकली एक बार बुलाते हैं और दोबारा उनके सिम्टम्स एग्जामिन करते हैं। अगर कोई रूटीन में फर्स्ट टाइम डायग्नोज हुआ है उसके लिए हम मंथली विजिट प्लान करते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, और उसके बाद उसको एवरी 3 मंथली हम बुलाते हैं और पूरे 1 ईयर का प्लान डिस्कस करते हैं और उस अकॉर्डिंग इस चीज़ को मैनेज करते हैं। सेकेंड पॉइंट था आपका रिस्क रिडक्शन। रिस्क रिडक्शन में हम पेशेंट को हमेशा कुछ चीज़ें ऐसी सिखाते हैं जिससे कि उसको जो सिम्टम्स बने हुए हैं इनमें सडन कोई ऐसा चेंज नहीं आए कि उसको इमरजेंसी विजिट करनी पड़े। उन सिम्टम्स के बारे में उनको समझाते हैं, कैसे उनको ये सिम्टम्स ऑब्जर्व करने हैं, कैसे नोट करने हैं, या घर में किसी को और ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनको अस्पताल में लेके आना है। जी डॉक्टर साहब, आप एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि जितनी रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे डॉक्टर की है उतनी ही पेशेंट की भी है। तो पेशेंट और उसकी फैमिली का उसके बारे में जानना समझना ये उतना ही ज़रूरी है जितना वो साथ में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो पेशेंट एजुकेशन को लेके आप क्या सजेस्ट करते हैं और क्या क्या जानकारियाँ पेशेंट और उनके अटेंडेंट को होनी चाहिए? ठीक है, देखिए पेशेंट एजुकेशन का जैसे हमने बात की कि अस्थमा कंट्रोल में एक बहुत बड़ा रोल है। कई बार पेशेंट्स आते हैं हमारे पास ओपीडी में, वो अपनी कई बार बीमारी को छुपाने की कोशिश करते हैं। जैसे फीमेल पेशेंट्स है, वो जनरली किसी को लंबा कफ है तो उसको छुपाने की कोशिश करेंगे। उनको ये लगता है कि अगर डॉक्टर साहब ने हमें दमा या अस्थमा डायग्नोस कर दिया तो हमें सांस का पंप लगातार कुछ गड़बड़ हो जाएगी, लंबी दवाई क्या हो जाएगा, या इस तरह का सोशल स्टिग्मा है कि सांस की परेशानी किसी को लंबी है तो वो मतलब समाज में उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरे को नहीं होना चाहिए, इससे दूर रहना है। तो कई बार वो सिम्टम छुपाते हैं उस वजह से। कई बार आते हैं पेशेंट, उनको बहुत जल्दी होती है, आएंगे और खांसी हो रही है, सर आप अभी तो दवाई लिख दो, एक बार टेस्ट हमें कुछ नहीं कराना जी। जबकि हम उन्हें समझा रहे हैं कि आपको ये परेशानी हो सकती है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है ऐसी, आपके सिम्टम्स इससे मिलते जुलते हैं, तब भी वो नहीं, अभी हमें कहीं जाना है, अभी हमें ऑफिस जाना है, आप हमें जल्दी से दवाई लिख के फ्री कर दीजिए, हम अगली बार दिखा लेंगे। इस तरह के कंसल्टेशन में रहते हैं।
कई बार हम पेशेंट्स को सब चीज़ें सिखाते हैं, सब चीज़ें बताते हैं, उनको कई बार लिख के भी देते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो फॉलो नहीं करते। कारण कि जो वो जब अस्पताल के बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलते अपने रिलेटिव्स से बात करेंगे तो वो उनको अलग एडवाइस देते हैं, और वो एडवाइस वो बहुत आसानी से और बहुत इजीली उसको मान के और उसी को फॉलो करते हैं। उन्होंने कह दिया कि आपको इनहेलर नहीं लेना, आपको ये दवाइयाँ नहीं लेनी, आपको अस्थमा है ही नहीं, अपने घर में किसी को नहीं था, आपको कैसे हो गया। तो ऐसी चीज़ों को लेके कई बार हमें बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है। तो इसके लिए सबसे मेन जो पार्ट है वो है पेशेंट का या उसका केयर गिवर की एजुकेशन। जी डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई, क्योंकि देखिए जो इन्फॉर्मेशन है, जो एजुकेशन है, हमारे को ऑथेंटिक सोर्स या ऑथेंटिक कैपेबल लोगों से ही लेनी चाहिए। और कैपेबल यहाँ पे कौन है? एक्सपर्ट बैठे हैं, और एक्सपर्ट हमारे को बता रहे हैं कि अस्थमा की जानकारी सही लोगों से लें और डॉक्टर के ओपिनियन को फॉलो करें, ना कि कहीं इधर उधर आप जो है अस्थमा की गलत जानकारी लेके उसको फॉलो करें। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा था, देखिए बड़ों में तो अस्थमा होता ही है, लेकिन साथ में जो बच्चे हैं आजकल वो भी अस्थमा का शिकार हो रहे हैं। तो बच्चों में आपका क्या मानना है कि पहले तो बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि उसको अस्थमा है कि नहीं है, अब बच्चा कैसे रिएक्ट करता है, तो फैमिली या उसके पेरेंट्स को क्या करना है, और उसके साइन और सिम्टम क्या बड़ों से अलग होते हैं? देखिए हम बात करते हैं अस्थमा की, तो जैसा हमने शुरू में बात की कि ये मोस्ट कॉमन इसका कारण है एलर्जी, ठीक है। तो जनरली बच्चों से ही इसकी शुरुआत हो जाती है, और अभी तक ऐसा कोई टूल नहीं है या ऐसी कोई इंटरवेंशन नहीं है जो कि हम करें कि या जिसके करने से हम अस्थमा को कंप्लीटली अगर बच्चों में डेवलप होने से रोक सकते हैं या उसका प्रोग्रेशन रोक सकते हैं। तो बेसिकली अस्थमा के बारे में जितना हम लोग समझ रहे हैं या जितना हम लोगों को जानकारी है, थोड़ा बहुत जानकारी पेरेंट्स को भी होनी चाहिए, जिससे कि अगर 5 साल से छोटा बच्चा है तो जनरली उसके टेस्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, उसमें डायग्नोस करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ऐसे बच्चों में जो उनकी हिस्ट्री है जो पेरेंट्स हमें देंगे उसका एक बहुत बड़ा रोल है। ये तो कई बार देखने को मिलता है कि किसी बच्चों को खांसी काफ़ी लंबे टाइम से है, खांसी के साथ साथ उसको और क्या सिम्टम्स आ रहे हैं वो मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। उनमें कि जैसे कुछ एक एग्जांपल है कि भाई अगर बच्चा है उसको कितने दिन से खांसी है और किस तरह की खांसी हो रही है, उसको रात को ज़्यादा खांसी है, दिन में ज़्यादा हो रही है, या फिर जब भी उसकी खांसी कंट्रोल हुई उसके बीच में और दोबारा खांसी हो रही, इसके बीच में उसका बिहेवियर कैसा चल रहा है। खांसी के साथ साथ बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, वो खेल रहा है, नहीं खेल रहा, बहुत ज़्यादा डल हो रहा है, खाना पीना बिल्कुल उसने बंद कर रखा है, इस तरह के सिम्टम्स बहुत ज़रूरी है। खांस रहा है तो उसके साथ कोई आवाज़ तो महसूस नहीं हो रही पेरेंट्स को, साथ में बच्चा अचानक रो रहा है, रोते रोते सांस में दिक्कत तो नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा हंस रहा है तब उसको सांस में दिक्कत तो नहीं आ रही, या अचानक खेल रहा है, खेलते खेलते बहुत ज़्यादा हाँफ रहा है, इस तरह की परेशानी या इस तरह के सिम्टम्स उनको नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस इस तरह के सिम्टम्स के साथ अगर वो अस्पताल में आते हैं और हमने डायग्नोस किया है कि ये ब्रोंकियल अस्थमा है, ठीक है, जो कि बेसिकली उनके सिम्टम्स जो बताएंगे उसी के हिसाब से हमने डायग्नोस किया है। उसके बाद जब हम दवाई दे रहे हैं, जो भी हमने दवाई दी आइदर 1 वीक 2 वीक या 3 वीक्स की, उसके बाद उसका रिस्पॉन्स कैसा है, दवाई देने के बाद उसको सिम्टम्स में कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है, प्लस जब हमने दवाई बंद की उसके बाद उसके सिम्टम्स दोबारा तो नहीं आ रहे इस तरीके के, ये सब मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। इसी के हिसाब से हम बच्चों में अस्थमा को डायग्नोस कर सकते हैं और अर्ली एज में उसको डिटेक्ट करके ट्रीटमेंट दे सकते हैं उसको। बिल्कुल सही कहा कि अर्ली एज में उसको डिटेक्ट करके अगर ट्रीटमेंट मिल जाता है तो एक लंबी बड़ी बीमारी नहीं बनती। लेकिन सर मैं आपसे एक स्पेशल टिप्स ये भी चाहूँगा, क्योंकि अस्थमा और स्पेशली वो भी बच्चों में, तो अस्थमा बच्चों में ना हो उसके लिए कोई ऐसे प्रिकॉशंस, ऐसे सुझाव आप देना चाहें जो कि पेरेंट्स फॉलो कर सकते हैं? देखिए अस्थमा जैसा कि हमने बात की कि चाइल्डहुड बीमारी है और अभी तक बहुत ही कम चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम फॉलो करें जिससे कि अस्थमा को होने से ही रोक सकते हैं। ऐसा कोई अभी इन चीज़ों पे स्टडी चल रही है, इसके बारे में कोई फुल प्रूफ ऐसा पॉइंट्स अभी है नहीं। उसके बाद भी कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जिनका हम ध्यान रखें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मदर्स उन चीज़ों का ध्यान रखें, पेरेंट्स उन चीज़ों का ध्यान रखें, तो हम अस्थमा के होने के चांसेस को कम कर सकते हैं या फिर उसकी सीवियरिटी को इनिशियल एज में कम किया जा सकता है। जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को अपने न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखना चाहिए, न्यूट्रिशन में उनको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए और साथ में जो स्मोकिंग है और अल्कोहल है इससे दूर रहना चाहिए।
साथ में प्रेगनेंसी के टाइम जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो कई बार फॉलिक एसिड लिखते हैं और पेशेंट भी उसको यूज़ करते हैं लंबे टाइम तक, लेकिन इसका यूज भी एक प्रॉपर गाइडेंस में ही होना चाहिए, क्योंकि ओवर यूज अगर फॉलिक एसिड का होता है तो उससे भी अस्थमा होने के चांसेस बढ़ते हैं कई बार। फिर बाद में अगर कोई घर में स्मोकिंग भी कर रहा है और मदर प्रेग्नेंट है तो उससे भी अस्थमा के चांसेस बढ़ सकते हैं। साथ में ब्रेस्ट फीडिंग का एक बहुत बड़ा रोल है अस्थमा प्रिवेंशन में। जो बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं या जो मदर्स ब्रेस्ट फीड करवाती है तो उन बच्चों में अस्थमा होने के चांसेस कम होते हैं। इसके साथ ही एक पहले हाइपोथेसिस चलती थी, हाइजीन हाइपोथेसिस, जिसमें कि अगर कोई बच्चा है उसको इनिशियल एज में अगर किसी पर्टिकुलर एलर्जन से एक्सपोजर नहीं है तो उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं एलर्जी होने के। वो आजकल शिफ्ट हो गया है माइक्रोबियल हाइपोथेसिस। माइक्रोबियल हाइपोथेसिस बेसिकली जिन मदर्स की सिजेरियन डिलीवरी होती है उनके बच्चों को ज़्यादा चांसेस हैं अस्थमा होने के, क्योंकि उनके जो बच्चों के पेट का फ्लोरा है और हम कंपेयर करें नॉर्मल डिलीवरी वाले पेट के बच्चों के पेट के फ्लोरा का, दोनों में डिफरेंस होता है। तो इस वजह से सिजेरियन वाले जो बच्चे हैं उनको इस तरह की चीज़ें होने के चांसेस ज़्यादा हैं। साथ में बच्चों को विटामिन डी देना चाहिए हमें। विटामिन डी का भी एक बहुत बड़ा रोल है जिससे कि हम अस्थमा को प्रिवेंट कर सकते हैं। साथ में अर्ली एज में या फिर इन्फेंट की एज में बच्चों को एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी चाहिए उस समय। अगर खांसी जुकाम है तो हम उसको प्रॉपर चिकित्सक की राय के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट लें। उसका घर पे अपने हिसाब से ट्रीटमेंट लेना या और किसी की राय से एंटीबायोटिक देना, वो भी एक अस्थमा के रिस्क को बढ़ाता है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो कि करके हम अस्थमा को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने बताई। इस चीज़ से रिलेटेड एक सवाल और पूछूंगा। देखिए वर्ल्ड वाइड अभी जो है चाइल्ड ओबेसिटी भी काफ़ी है। बिल्कुल। तो अस्थमा और चाइल्ड ओबेसिटी को क्या हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं? और बच्चा अगर स्वस्थ है, बच्चा अगर फिट है तो क्या अस्थमा के चांसेस कम होंगे? बिल्कुल, एक ओबेसिटी का भी एक बहुत बड़ा रोल है। हम बात करें शुरू में मैटरनल ओबेसिटी की, कि जब बच्चा गर्भ में है तो उस समय अगर मदर का वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है तो अस्थमा का रिस्क डेफिनेटली उसमें बढ़ता है। ठीक है। और साथ में चाइल्डहुड ओबेसिटी भी इसी से रिलेटेड है, क्योंकि चाइल्डहुड ओबेसिटी के साथ अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर बच्चा नहीं ले रहा है तो फिर उसमें चांसेज है कि उसमें अस्थमा का रिस्क बढ़ता है। और ओबेसिटी के साथ साथ अदर जो पैरामीटर्स हैं जैसे गैस्ट्रिक इश्यूज भी उनको हो सकते हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी रिस्ट्रेन हो सकती है, तो इस वजह से भी अस्थमा का रिस्क बढ़ सकता है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई। अब कई बार ये सुनने को हमारे को मिलता है कि अस्थमा अगर सीवियर है तो उसकी दवाई लेनी पड़ेगी, बहुत सीवियर है कुछ और है तो अलग अलग आपके जो भी फर्दर ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। इसमें एक इनहेल की बात हुई कि इनहेलर्स अगर लिया तो वो ज़िंदगी भर चलेगा। इसमें फैक्ट्स क्या है, मतलब क्या आप इसमें बोलना चाहेंगे? देखिए, अस्थमा एक तरह की अपनी सांस की बीमारी है। सो सांस की नलियों में सिकुड़न होती है, इस वजह से किसी मरीज को उसके सिम्टम्स आते हैं। इसके लिए जो सबसे मेन हमारी मेडिकेशन है, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, वो है इनहेलेशन थेरेपी। इनहेलेशन थेरेपी हम कई तरह से दे सकते हैं। नेबुलाइज करते हैं, कई बार हम इनहेलर्स या पंप जिनको यूजुअल हम लैंग्वेज में बोलते हैं वो यूज़ करते हैं। इसके बारे में मतलब कई लोगों की अपनी खुद की थ्योरीज है, खुद की भ्रांतियाँ हैं, जो कई बार वो ओपीडी में भी हमें बताते हैं, कई बार वो दवाई छोड़ देते हैं, तब हमें पता चलता है कि इसके दिमाग में ये चीज़ चल रही है। जैसे ओपीडी में किसी को लिखा तो सबसे पहला उनका सवाल होता है कि सर ये कितने रुपए का है, ये काफ़ी कॉस्टली है। फीमेल्स है या जो यंग एज गर्ल्स है, सर हम इसको कैरी कैसे करेंगे रेगुलर जी। फिर साथ में उनको लगता है कि जैसे किसी की फैमिली में अगर किसी को रेस्पिरेटरी इशू हुआ है तो वो बोलता है सर ये तो मेरे ग्रैंड पेरेंट को मिला था, वो भी जब वो 80 ईयर्स के हो गए थे, आपने हमें अभी लिख दिया, अभी तो हमारी एज ही नहीं है कोई, अभी तो हमें बहुत सारे काम करने हैं। तो इस तरह के लोगों में मिथ्स है। फिर बाद में लोगों को लगता है कि जैसे ही हमने इनहेलर एडवाइस किया उसके बाद वो मल्टीपल लोगों से कंसल्टेशन लेंगे जो कि मेडिकल फील्ड में नहीं है, और वो अपने अपने सजेशन देंगे, और वो अपने सजेशन अपना कोई पास्ट एक्सपीरियंस या उनके किसी रिलेटिव का पास्ट एक्सपीरियंस वो उनसे शेयर करेंगे और वो उसी अकॉर्डिंग चलता रहता है फिर। जबकि ऐसा नहीं है। इनहेलर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है अस्थमा को प्रिवेंट करने के लिए, इसके सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए। अगर हम बात करें साइंटिफिक वे में तो इनहेलर जो मेडिसिन है इसमें और साथ में ओरल मेडिकेशन में डिफरेंस सबसे पहले हमें समझना होगा। ओरल जो मेडिकेशन दे रहे हैं उसकी डोज एज कम्पेयर टू इनहेलर मेडिसिन कई गुना, मतलब मैं कहूँगा 100 या 1000 गुना ज़्यादा होती है।
पहली चीज़ तो। दूसरा, ओरल हम मेडिसिन लेंगे तो वो पहले हमारे पेट में जाएगी, फिर लीवर से मेटाबोलाइज होकर ब्लड में जाएगी, उसके बाद वो लंग्स में जाती है और वहाँ एक्ट करती है। इनहेलेशन मेडिकेशन जैसे ही हम लेते हैं वो डायरेक्ट हमारी सांस की नली में जाएगी और वहाँ उसका इफेक्ट आता है। कई बार घर पे ऐसी सिचुएशन होती है कि हम ओरल टैबलेट लेंगे, उसका इफेक्ट लेट आता है और अचानक सांस में दिक्कत है, तो इनहेलेशन मेडिकेशन उसके लिए सबसे बेस्ट है। और साथ में इसको हम ईजीली यूज कर सकते हैं। जो इनहेलर्स हैं वो भी आज डिफरेंट टाइप के आ गए हैं और उनकी साइज़ भी काफ़ी ऐसी है कि हम उनको आराम से कैरी कर सकते हैं। तो ये सबसे ज़रूरी थेरेपी है ब्रोंकियल अस्थमा के लिए। इसके बारे में जो भी आपको आस पड़ोस वाले कहते हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स कहते हैं, वैसा कुछ नहीं है, ये यूज करना ही है। प्लस एक बार अगर हम इसको यूज करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें इसे लाइफ लॉन्ग देना है जी, ऐसा कभी नहीं है। एक इसका भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है, एक साथ में पर्टिकुलर एक स्ट्रेटजी होती है जिसके अकॉर्डिंग हम इनहेलर प्रेस्क्राइब करते हैं और साथ में पेशेंट को बताते हैं। पूरा अस्थमा का एक्शन प्लान हम डिसाइड करते हैं डे 1 पे कि जब भी आपके पास या हमारे पास पेशेंट आएगा उसको हम डायग्नोज करेंगे, इनहेलर लिखेंगे, उसके बाद उसको इनहेलर कब तक लेना है, ये इनहेलर कैसे यूज करना है, जब उसको सिम्टम्स नहीं है तब इसको कैसे विड्रॉ करना है, और अचानक घर पे कुछ सिम्टम आ जाए और आप अस्पताल में आओ, उससे पहले क्या दवाई लेनी है और किस तरीके से यूज करनी है। तो प्रॉपर एक एक्शन प्लान होता है जिसके अकॉर्डिंग हम इनहेलर को डोज और साथ में इनहेलर की फ्रिक्वेंसी भी कम करते हैं और कई बार इनहेलर को बंद भी कर देते हैं कुछ टाइम के लिए। तो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही लेने वाली चीज़ है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने इनहेलर के बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी दी। देखिए, ये एक छोटे से एग्जाम्पल से या वैसे हम समझते हैं, जो अस्थमा है एक लंग की बीमारी है और इनहेलर सीधा आपके लंग्स में जो भी है, जहाँ भी प्रॉब्लम है वहाँ पे वो इफ़ेक्ट करता है। और डॉक्टर साहब ने बहुत सही से बताया कि जब आप दवाई पेट में लेते हैं तो वो घूमते हुए आपके लंग्स तक पहुँचती है, तो हमको सीधा जहाँ प्रॉब्लम है उसको अटैक करना है और उसमें इनहेलर तो सबसे अच्छा एक ऑप्शन है। तो डॉक्टर साहब, मेरा लास्ट सवाल ये है कि जो पेशेंट हैं और जो पेशेंट नहीं हैं, उन दोनों के लिए कुछ लास्ट एडवाइस आप देना चाहें हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, ब्रोंकियल अस्थमा जैसा कि हमने अभी पूरी बात की कि एक क्रॉनिक बीमारी है, इसके सिम्टम्स वेरी करते हैं, एयर फ्लो लिमिटेशन वेरिएबल होता है। तो ये चीज़ें किसी भी पेशेंट को या उनके साथ रहने वालों को समझना ज़रूरी है। दूसरा, ब्रोंकियल अस्थमा है उसका इजीली डायग्नोसिस, अगर आप एक्सपर्ट एडवाइस लेते हैं या अस्पताल में जाते हैं तो सिम्टम्स के साथ हो सकता है, और साथ में इसके सिम्टम्स को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। उसके लिए प्रॉपर हम एक्सपर्ट गाइडेंस में ही दवाइयाँ लें और सिम्टम्स कंट्रोल होने के बाद ऐसा आराम से हो सकता है कि हम लंबे टाइम तक सिम्टम फ्री पीरियड आराम से निकाल पाएँ और साथ में फिजिकल एक्टिविटी जो हम कर पा रहे हैं रूटीन लाइफ में, उसमें हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रोहन, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में। और मेरे को लगता है कि पूरी जानकारी आप जो डॉक्टर साहब ने दी आप ध्यान से सुने और आप अपने सवाल जो है कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। इटर्नल हॉस्पिटल आपको वापस रिप्लाई करेगा। इटर्नल हॉस्पिटल सांगानेर इस तरह के पॉडकास्ट आगे भी ऑर्गेनाइज करता रहेगा। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और इटर्नल हॉस्पिटल सांगानेर की वेबसाइट पर जाके अपने क्वेश्चन वहाँ भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस टाइम।